कंपटीशन की क्या ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बड़ा दिल टूटा हुआ है, अफसरदा है। और उसके बाद अगले दिन जो सूरत हाल होती है ना, जब आप टेलीविज़न खोलें, जब आप रेडियो सुने, हाईलाइट्स चल रही होती हैं, ख़बरें आ रही होती हैं, तज्ज़िये तबसरे, हमें भी ऑल्दो तज्ज़िये तबसरे करने हैं, लेकिन उनको देखकर और ज़्यादा अफसरदगी होती है और ज़्यादा दिल टूटता है। अच्छा, समझ तो आ गई होगी ना हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लाइक इस वक्त हम बात करके आ सकते हैं, कल जो मैच हुआ है फाइनल एशिया कप पाकिस्तान श्रीलंका, वो क्या था, मतलब वो क्या था, वो अभी तक हम ना उसको डाइसेक्ट नहीं कर पाए। नहीं, हमने तो बड़ा अच्छा डाइसेक्ट किया, मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट हैपेंड। पता है दुख ये हुआ है व्हाई कि जीत कर एज इन कोशिश कर कर एफर्ट कर कर नज़र आता कि हाँ यार कुछ हो रहा है यहाँ पे, वो करके हारते ना तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन लिटरली हाथ पैर फूले हुए थे, बहुत से सवालात थे, मतलब एक सवालों की फहरिस्त मैं तो अपने जहन में बना के लाया हूं। अब्दुल्ला के पहली बॉल पे, इवन बिफोर द फर्स्ट बॉल, तो हमें उन्हीं की वजह से 10 रन मिल चुके थे। इसको कहा जाता है कि बहुत ही जबरदस्त हेड स्टार्ट है। उस वक्त तक वी वर लाइक भाई बेहतरीन हो गया ये, तो माना कि चलो शुरू में क्या हमने प्रॉब्लम्स की हैं अपनी बॉलिंग की वक्त जो भी है, लेकिन एटलीस्ट यू नो हमें वो 10 वैसे ही मिल गए हैं, बाकी हम बना लेंगे। ले आगे क्या होना था, ढेर हो गए, ख़त्म हो गए। एंड It was very sad. It was really sad. अच्छा, फील्डिंग की सूरत हाल देखें आप, अगर हमने टॉस जीता बड़ी अच्छी बात थी, सब कह रहे थे जी जो टॉस जीता है वो जीत जाता है, कल वो मैच भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने कितने, श्रीलंकन टीम के 67 पे 5, 115 या 16 पे 6 आउट थे। उसके बाद हमने 170 पे कैसे पहुंचाया, इज माय क्वेश्चन टू यू। अच्छा, और जिस तरह वो पहुंचे 170 पे, तो उसी से इंस्पिरेशन हासिल कर लेते। एक शख्स अगर एंकर का किरदार अदा कर रहा है जैसे कि रिजवान कर रहा था, अगर रिजवान एंकर है तो भाई बाकी क्यों एंकर बन रहे हैं आके, बाकी क्यों नहीं खेल रहे हैं, बाकी क्यों T20 मैच की साइंस और उसकी निटी-ग्रिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ रिजवान को एज एन एंकर रहने दें, बाकी तो आके अपना काम करें, लेकिन बाकी कोई है ही नहीं इस काबिल कि कोई काम मतलब करे। बिल्कुल लगता था कि आज एज इफ आपके दिल में आपको पता हो कि ये गेम नहीं बनने वाली है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अस, हम तो होपफुल थे, बट द प्लेयर्स देमसेल्व्स, द बॉडी लैंग्वेज, डिस्पाइट द हेड स्टार्ट दैट वी गॉट, नथिंग वर्कड आउट, नथिंग रियली वर्कड आउट। तो लिहाजा कलेक्टिवली एक दिल टूटा पूरे कौम का। 31 बॉलें 32 रन इफ्तिखार के, 100 की स्ट्राइक रेट आजकल वनडे में काबिल कबूल नहीं है। T20 में हमारे खिलाड़ी 115, 120, 100 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे, हालांकि रिजवान के भी स्ट्राइक रेट पे बात की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ उन्हें ये कह देंगे कि ठीक है वो तो नंबर 1 नंबर 2 है ना वर्ल्ड, हम सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे क्यों हमेशा डाल देते हैं। अगर वो अपना एंकर का किरदार निभा रहे हैं टीम में, ऊपर से टिके हुए हैं, तो नीचे आने वाले तो अपना काम करें ना। लेकिन अफसोस ये होगा कि इफ्तिखार टाइप लोग अभी भी बैठे रहेंगे, ये नहीं कहीं जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी बात की है, ट्विटर पे ट्वीट किया उन्होंने कि दोस्तियां, पसंदीदगियां, नापसंदीदगियां ये चल रहा है। आ भी चुके थे 4th ओवर में, ये इस नहज तक हम पहुंच चुके थे। सो इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, बट ओके फाइन, अब छोड़ दो हमें। द टीम दैट डिड विन, श्रीलंका, वाज द बेटर टीम। दे प्लेड अ बेटर मैच, they have been consistently playing good, they have some very top class players जो नए भी हैं, so at the end of the day it's okay, they did exceptionally well। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि हमारा वो हाल होता जो उनका हाल हुआ था, तो हम कभी 170 पे पहुंच सकते थे। हाँ वैसे ये बहुत मतलब शुरू में ही और उसके और बहुत, जब श्रीलंकन टीम जब स्ट्रगल कर रही थी, पता नहीं क्यों नवाज को बॉलिंग क्यों नहीं लेके आए। नवाज आपके टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर साबित हुआ है, आप उसको क्यों नहीं लेके आ रहे उस वक्त जब श्रीलंकन टीम स्ट्रगल कर रही है? आप उसको 16वें 17वें ओवर में लेके आ रहे हैं। नवाज ने आके भी, मतलब आपको पता ही है, 1 ओवर में खत्म हो गई थी बात उधर भी। आई थिंक देयर वाज जस्ट टू मच एक्सपेक्टेंसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिकॉज वन ऑफ तो आप अच्छे छक्के चौके मार के अपना आपने एक नाम बना लिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस टूर्नामेंट, लेकिन हर बार तो नहीं हो सकता ना कोई। मेरी बात सुने, बड़ा ही दिल टूटा है, बहुत से सवाल आते हैं। फील्डिंग हमारी पैथेटिक थी, हमारी स्ट्रैटेजी के कुछ डिसीजंस थे जो कि फ्लॉड थे। वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज बिकॉज एवरीबॉडी हैज देयर टाइम और डे व्हाटएवर, लेकिन मैं बहुत, आई वाज रियली रूटिंग फॉर बाबर
कि बाबर की फॉर्च्यून जो है इस फाइनल में टर्न अराउंड कर जाए, एंड आई फील हार्ट ब्रोकन कि ये पूरी सीरीज़ जो है कि सीमेंट हो गई है विद बाबर्स वेरी डिसमल जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस। अच्छा ठीक है, लेकिन बाबर जब तक चलेंगे हार्ट ब्रेकिंग थिंग, इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग, इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी बाबर फैन, क्योंकि हम सारे ही बाबर के फ़ैन है ना। लेकिन जब तक बाबर चलेगा, जब तक पाकिस्तान टीम जीतती रहेगी, जब तक बाबर नहीं चलेगा, जब तक पाकिस्तान टीम हारती रहेगी, ये कौन सा फार्मूला है? इसीलिए सब लोग कहते थे कि भाई आप लोग इतने कंसिस्टेंट हैं, आप बाकी लोगों को ट्राई करें। और अभी हम ये आज की तारीख देख लें, नोट कर लें, 12 सितंबर 2022 को हम ये बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये सोच के कि वर्ल्ड कप में अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है तो हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे, अगर अभी भी ये सोच के एक सोच आ सकती है ना, या तो चेंजेस करें या तो ना करें, तो दिस टीम इज़ गोइंग टू बी अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अच्छा, कुछ हमारे तासुरात तो माशाल्लाह आपके सामने ही है, लेकिन फैंस का क्या हाल होता है और क्या उनके क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और फिर एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है? कुछ दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपनी भी तो भड़ास निकाल लें। फ़खर के साथ ज़्यादती है ये कि उनका नाइटमेयर साबित हुआ ये टूर्नामेंट, और उसको रगड़े चले जा रहे हैं, रगड़े चले जा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की तो हम बात ही ना करें ना, ख़त्म था पूरा सारा, लेकिन सुनिए खातून का क्या कहना है। खैर सुनिए शायद भाई, पाकिस्तान की कारकर्दगी पूछ रहे हो, कुछ किया हमने कोई कारकर्दगी की है? आज किया क्या ये बता दो मुझे। ना कैच पकड़ा, ना बैटिंग हमारी 0, फील्डिंग हमारी 0 -0। बस हम अपना दिल्ली पकड़ के मिनट पिछो पानी और कुछ आखिरी दम तक मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुभाना का इन्नी कुंतो में नज़वाले में ही नहीं पड़ रही, या अल्लाह मछली के पेट से इन्हें निकाल दे। हमें क्या पता हो, इन्होंने देखे कोई हारता बंदा कुछ करके हारो, कुछ करके हारते तो कोई गम की बात नहीं है। और खेला तो सही, स्पोर्ट्स है तो खेला तो सही ना, क्या आके बिस्तर तो फिर खेलते बिस्तर पे ही लेटे रहते, होटल में रहते, जाने की जरूरत क्या थी? गर्मी में हम मरे सड़े, इतनी हमने टिकट खर्ची, हमें क्या मिला? हमने क्या अम्यूजमेंट मिली? वखरा दिल दा अटैक। सही कह रही हैं आंटी जी आप, मतलब हमारे दिल की बात की और बड़े दिल की बात की है, लेकिन आंटी हौसला रखें, मतलब आगे और भी आइंदा क्रिकेट होगी। और ये बाय द वे दिस प्लीज फॉर एवरीबडी एंड अब्दुल्ला एज वेल कि इजी हो जाए, हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता खास, मतलब वी हैव आवर गेस्ट जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना जज्बाती होना, फिर टेंशन अलहदा, ब्लड प्रेशर, बट शी हैड अ पॉइंट वेयर शी सेड कि अगर कुछ खेल के हारते हैं, लड़के हारते ना, तो लड़े ही नहीं, मतलब कोई मैच पड़ा ही नहीं, रियली ट्रूली बिकेम अ वन साइडेड मैच। श्रीलंका वाज द बेटर टीम, वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर बन गए, लेकिन कल की ये जो पार्टनरशिप थी ना रिजवान इफ्तिखार, ये ले डूबी हमें। अच्छा, शुड वी मूव ऑन टू आवर गेस्ट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई थैंक यू। आकिब भाई दिल तो टूटे ही हुए हैं हमारे, आपने सुन ही लिया, लेकिन सबसे पहले ये बताएं आप हमें कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो पूरे टूर्नामेंट में नाकाम रहा है, क्या करें इसका अब आगे? मतलब वर्ल्ड कप हमारे सर पे है, हमने फ़खर को खिलाया, आसिफ, खुशदिल, इफ्तिखार को खिलाया, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? शान मसूद हैं, शुएब मलिक हैं, इनकी कमी भी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, अगर आप सारे मैचेस देखें तो उसमें तभी हम ओपनर जाते हैं तो यही दुआ करते हैं सारे और बैठ जाते हैं कि इनमें से कोई आउट ना हो, और वो उनके ऊपर प्रेशर क्या है रिजवान और बाबर आजम के ऊपर, एक तो उन्होंने आउट नहीं होना और दूसरे उन्होंने लंबे रन्स भी करने हैं, तो इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट जो है वो उतना नहीं वो बढ़ा सकते, क्योंकि पीछे देखते हैं तो पीछे कोई टेक्निकल बैट्समैन नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि अगर इस टीम के अंदर आप शान मसूद होते तो अगर नहीं फ़खर से रन हो रहे तो अगर 3 पे आप शान को ले आते, 4 पे आप मलिक को ले आते, तो इन पिचेस के ऊपर तो स्टिल आई थिंक मलिक इज़ द बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन। आप पूरी PSL देख लें या पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें। ट्रू। अच्छा, अभी हम बाबर की बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि बाबर की कप्तानी के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? मतलब कल हमने देखा कि उन्होंने नवाज़ के बजाय इफ्तिखार से जो है वो 3 ओवर्स करवाए, और फिर जब बैटर्स जो थे वो सेट नहीं थे तो बजाय अटैक करने के बॉलर बदल दिए। हालांकि प्रेशर जो था वो डाल सकते थे, तो एशिया कप में उनकी कप्तानी हमने देखा है कि ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली फाइनल में बिल्कुल भी कुछ उसमें स्पार्क नहीं था, तो जहाँ 50 पर जी 5 आउट हो गए थे,
तो बाबर को बड़ा जारहाना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए था, इवन इफ ही हैज टू चेंज इट एट द लास्ट मिनट, ही शुड हैव डन इट, ताकि कोई रिजल्ट तो आता। देखिए बाबर की कप्तानी का देखें तो जिस तरह का स्टार्ट मिला और जिस तरह से जब उन्होंने इफ्तिखार से ओवर कराया, उनको विकेट मिल गई, तो आप ऐसा बॉलर लाते हैं सिर्फ एक ब्रेक थ्रू के लिए। वहाँ पे आजकल देखें हारिस जो है वो जब भी मिडल में आ रहा है वो आपको विकेट लेके दे रहा है। वहाँ पे हारिस का एक ओवर बनता था जिससे कि एक और मज़ीद विकेट गिरती, और ये जो लंबी पार्टनरशिप जो बनी है सरंगा और जो उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो ये कम स्कोर पे रोका जा सकता था। लेकिन कप्तानी और पाकिस्तान की एंड में बॉलिंग, इससे ज़्यादा जो है वो जो 2 कैच जो राजापक्षा के निकले हैं और आपके बेस्ट फील्डर से निकले हैं, उससे कम से कम 20 से ज़्यादा रन्स ज़्यादा हो गए। अगर वहाँ पे वो हारिस की बॉल के ऊपर राजापक्षा कैच हो जाता तो एंड में उन्होंने जो 2 छक्के भी मारे हैं नसीम शाह को, तो नया बैट्समैन आता, वो टेल एंडर होता। तो ये फील्डिंग में जो लैप्स हुआ इससे ये स्कोर इतना गया है। बट आई स्टिल बिलीव कि 170 भी एक टेक्निकल बैटिंग से ये चेज़ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, पर्टिकुलरली जब 10 रन आपको पहले ही बगैर कुछ किए मिल जाएं। मतलब अंदाजा लगाइए, वो तोहफा था एक जो हमने ऐसा लग रहा था यूनिवर्स इंस्पायरिंग कि भाई पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान की ठानी हुई है कि नहीं जीतना। सेट फील कर रहे थे कि ये तो बहुत ही बेस्ट हो। अच्छा, अब आके भाई ये टूर्नामेंट तो हो गया, बहुत सारी हमने बातें की हैं और भी हम करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप सर पे है, वहाँ अगर जीतना है तो क्या हम ये सोच के बैठे रहें कि भाई हो इतनी करीब वर्ल्ड कप से हम तब्दीलियाँ नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी राय में तो लिटरली मेरी कोई नहीं है राय, हालांकि इस मामले पे नाक़िस तरीन राय में ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर हो सकती है। क्या चेंजेस कोई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए चेंजेस अगर आप समझते हैं कोई वर्ल्ड कप से पहले हों तो? देखिए, अगर आप पूरा ये एशिया कप देखें, इससे पहले भी अगर आप बात करें तो हमेशा से एक बात होती है कि आपके पास नंबर 4, क्योंकि फ़खर जो है वो पहले तो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, आजकल उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा, बट यू कैन हैव ऑप्शंस, बेंच के ऊपर ऑप्शंस होनी चाहिए। शान मसूद को इनको वापस लाना पड़ेगा, अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, उनको ट्राई करें नंबर 3, 4। और उसके बाद आप देखें कि अभी रिसेंटली मिडिल ऑर्डर में किसने रन्स किए हैं। आगा सलमान एक ऑप्शन हो सकते हैं, फिर कराची के एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। कामरान गुलाम आपके 3-4 साल से रन्स कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि नेशनल T20 और आपका जो 50 ओवर आप टूर्नामेंट नेशनल कराते हैं, उसमें 4-5 पे किसने रन्स किए हैं, किसने परफॉर्मेंस दी है, आप उसको लेकर आए। और उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, आपके पास ना टाइम है और ना ही आप ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के लिए आप शोएब मलिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में तो उनका बहुत ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड नहीं, 12-13 की एवरेज है। हम इसीलिए कह रहे थे कि एशिया में यूए की कंडीशंस में शोएब मलिक से इस एशिया कप में हम ले सकते थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। अब थोड़ा सा ना बात करना पोस्टमार्टम टाइप ही लगता है कि मतलब कि नहीं क्या तो ज़रूरी है ना, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप सर पे है। सिकंदर बख्श सेकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सेकू, हम बहुत सी बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, कप्तानी पे सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पे आकिब भाई कह रहे हैं कि हारिस को लाया जा सकता था इफ्तिखार की जगह। अब हमारी ये राय थी कि नवाज़ को भी लाया जा सकता था इफ्तिखार की जगह। जब ऑलरेडी टीम अंडर प्रेशर आ गई थी इनिशियली श्रीलंका की, तो वहाँ से उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप इफ्तिखार से ओवर पे ओवर कराए चले जाएं। व्हाट डू यू से? देखिए, वो अब बिल्कुल आप सही करो, जैसे ही इफ्तिखार ने एक आउट किया था उसको तब्दील कर देना चाहिए था। ही वाज जस्ट चेंज बॉलर फॉर 1 ओवर के लिए वो लेके आए, पूरे टूर्नामेंट में आपने उससे बॉल नहीं कराई। और एक्सक्यूज मी, जो सबसे अच्छा बॉलर था आपने उसको बॉल ही नहीं कराया, उससे 3 ओवर करा गए आप। फिर दूसरी बात ये कि जब हम इंडिया के खिलाफ जीते तो आपको अगर याद हो, हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि किसने ये फैसला किया था कि नवाज को भेजें। वो शख्स कहाँ था? कल नहीं था ड्रेसिंग रूम में। यानी कि जब मैच शुरू हुआ है तो एवरेज रिक्वायर्ड थी 8.5, और जब रिजवान आउट हुए तो एवरेज आप गेस कर सकते हैं कितनी होगी थी? 17.65। 17.65। हमें नंबर 1 प्लेयर नहीं चाहिए, हमें नंबर 1 टीम चाहिए।
वो क्या फायदा उसका कि हम अचार डालेंगे उनकी इनिंग का कि वो नंबर 1 है। 16 ओवर वो खेल गए, 16 ओवर, और उन्होंने कहीं भी एवरेज को मेंटेन ही नहीं किया, बस वो मतलब वो वहां खड़े रहे। इस तरह T20 क्रिकेट नहीं खेली जाती कि आप वहां पे 16 ओवर खड़े रहे। सिक्को इफ्तिखार की जो स्ट्राइक रेट है उससे तो वनडे भी शायद नहीं खेला जाता। अब चले, रिजवान नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है, नंबर 1 नंबर 2, वो तो एक एंकर बने हुए हैं, ठीक है, सिक्को वो एंकर का किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ, बाकी क्यों नहीं आके खेल रहे? वो अगर एक टिकने की कोशिश कर रहे हैं, वो चले एंकर बन गए, उनको हम कंसिडर कर लेते ना, बाकी भी आके वही कर रहे हैं यार। देखिए, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि जब शुरू से जो है बाबर और रिजवान रन्स कर रहे थे, नीचे वालों की बारी आती थी 2 या 3 ओवर में, बाबर फेल हुए, फखर फेल हुए, कोई लड़का कुछ परफॉर्म नहीं कर सका। तो उनको बहुत पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, अब आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम में जो है अगर आप शुएब मलिक को बुला लेंगे तो हमारी क्रिकेट तो तबाह हो गई ना, कि एक 40-42 साल के लड़के को आप दोबारा वापस लेके आ रहे हैं इसलिए कि आपके पास कोई लड़का नहीं है। ये आपने तबाही कर दी है 3 साल, पिछले 3 साल के अंदर। सिकंदर, एक और आप पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि व्हाई डू वी इवन स्टार्ट विद बाबर नाउ? अगर कुछ अरसे से हमें पता चल गया कि उनकी परफॉर्मेंस फॉर व्हाटएवर रीजन एंड ही विल होपफुली एंड डेफिनेटली बाउंस बैक एज वेल, तो ओपनिंग उनसे क्यों करवा रहे हैं? क्या ये ऑर्डर भी बदला नहीं जा सकता, नोइंग कि इस पूरे टूर्नामेंट में क्या हुआ है बाबर की परफॉर्मेंस वाइज? देखिए, आपको पता है कि ये टीम चलाते हैं बाबर और रिजवान मिलकर, ठीक है, वो एक नंबर 1 वो हो गया, एक नंबर 2 वो हो गया, मगर हम तो नहीं नंबर 1 हुए ना, हमें एशिया में नंबर 1 होना था ना, हम नहीं हो सके। तो हमने वही तो मैं बात पूछ रहा हूँ कि उनके नंबर 1 होने से हमें क्या फायदा, पाकिस्तान को? पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हुआ ना। एक शख्स, मैं तो अभी भी ब्लेम करूंगा रिजवान को कि 16 ओवर खेल गए आप, भाई आप 10 ओवर के बाद उस एवरेज को मेंटेन करना शुरू कर देते कि भाई अब 10 ओवर में हमें 10 रन चाहिए या 9 रन चाहिए, तो उसको मेंटेन करो, दूसरे को खिलाते। किसने कहा था कि इफ्तिखार को भेजो? वो कौन शख्स था जिसने नवाज को पहले भेजा? ये सारी चीजें हैं जिसको पूछना पड़ेगा ना। ये लड़के चलाते हैं बाबर और रिजवान मिलकर टीम, बस वो एक दफा जो अच्छा, शोएब मलिक ने कल एक ट्वीट भी की हुई है, पसंदीदगी नापसंदीदगी, लाइक्स डिसलाइक्स, दोस्तियां, मतलब इफ्तिखार से बॉलिंग कराए चले जाना, फिर इफ्तिखार को भेज देना, और इफ्तिखार का माशाल्लाह उसी तरह सोच के खेलना कि है कोई 200 ओवर का मैच। भाई रिजवान अगर एक तरीके से खेल रहे हैं तो इफ्तिखार क्यों उस तरीके से कैसे खेल रहे हैं? हमें नहीं 2 एंकर चाहिए उस वक्त जहाँ पे 100 के स्ट्राइक रेट से वनडे नहीं खेलती आजकल दुनिया, हम T20 में उतरे हुए हैं। अच्छा, शोएब मलिक की आपने बात की थी, फिर हैदर हैं, शान मसूद हैं, मतलब इनको क्यों नहीं कंसिडर करते ये लोग, या फिर अब वो कंसिडरेशन में आएंगे? शोएब मकसूद हैं यार, आप ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं, शोएब मकसूद, और मैं क्या बोलूं आप लोगों को, यही तो अफसोस हो रहा है। नहीं, शान मसूद की तो बात हो भी रही है। नहीं, शान मसूद तो ठीक है, वो इस वक्त कंटिन्यूसली रन कर रहा है, मगर मेरी तो बात आप नहीं समझ रहे कि 42 साल के लड़के को आप वापस इसलिए लेके आ रहे हैं, आपके पास लड़के नहीं? क्या लोगों को जब इफ्तिखार सेलेक्ट हुआ था हमने उस वक्त नहीं कह दिया था? आसिफ सेलेक्ट हुआ था, मैंने नहीं कहा था तो ये गलत हो रहे हैं सारे लड़के, ना आसिफ को होना चाहिए था, ना इफ्तिखार को होना चाहिए था, मगर सेलेक्टर को तो पता था ना, क्या कप्तान को नहीं पता था? कप्तान तो उनके साथ सारे वक्त खेलता है, हम तो खेलते भी नहीं है उनके साथ, हम तो दूर से बैठ के देखते हैं। हम उस वक्त कह रहे थे कि ये पिच नहीं हो सकते, आपने जबरदस्ती इसको खिलाया, तो आपको सेलेक्टर से पूछना पड़ेगा। मुझे तो हैरान इस बात की है कि रमीज राजा जब आए थे उन्होंने कहा था अब एक क्रिकेटर आ गया है और वो क्रिकेट को क्रिकेटर की तरह चलाएगा। वो तो कुछ करते ही नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं है सिलेक्शन के ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये तो इस तरह तो नहीं होता ना। जब आप फखर के साथ तो वैसे ज्यादती नहीं हो रही सिकंदर, फखर अगर नहीं चल रहा तो उसको भी खिलाए चले जा रहे हैं, उसके साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं। उसकी इस टूर्नामेंट में तो परफॉर्मेंस छोड़े, पिछलों में भी उठा के देख लें, एक्सेप्ट फॉर दिस टूर्नामेंट हांगकांग के मैच के अलावा क्या कर सके हैं वो? उनको वापस भेजिए, डोमेस्टिक में उनकी फॉर्म वापस आए। उसके 21-22 मैच थे जिसमें सिर्फ 250 थे T20 के अंदर, T20 के अंदर, नॉट वनडे, T20 के अंदर। मगर वही बात है कि बस उनके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है। अगर आप उनके टीममेट से पूछेंगे तो वो कहेंगे उनके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं। तो हमने टीम ही नहीं सेलेक्ट सही की थी, वो तो तुक्के में देखें। अगर आप अफगानिस्तान का मैच देखें तो हमको कोई तीर नहीं चलाया था, हम तो ऐसी फखर करने वाली बात तो नहीं थी उस मैच पे। साथ ही कुछ दिखाना भी चाहते हैं इंडिया के खिलाफ हमने जबरदस्त चेस की थी, मगर जिस शख्स ने चेस की थी वो शख्स को हमने बार बार पूछा कि किसने भेजा नवाज को। आप लोगों ने नवाज का कल जो है नवाज को सब भूल ही गए जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि किस तरह ये टीम चली है। मैं सारी जो जिम्मेदारी है मैं रिजवान पे डालूंगा। इट कैन नॉट बी एंकरिंग T20 की जहाँ पे एवरेज 8 की हो रही है और आप जो है उसको एवरेज को 17 तक पहुंचा दें और फिर आउट होकर वापस आ जाए।
तो हमें नंबर 1 प्लेयर नहीं चाहिए था, हमें नंबर 1 टीम चाहिए थी। जो औरत शोर कर रही थी वो पाकिस्तान के लिए शोर कर रही थी, रिजवान के लिए या बाबर के लिए नहीं कर रही थी कि वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है। तो हमें अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बजाय हमें बैठ के सिलेक्टर साहब को और टीम मैनेजमेंट को एक बेहतर और बैलेंस टीम सिलेक्ट करनी है। आप टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन पीसीबी क्या कहते हैं कल की शिकस्त पर? हालांकि वो बाय द वे बड़े पुरुमीद हैं, क्योंकि कहते हैं कि यही टीम जो है वो वर्ल्ड कप भी जीतेगी। तो ये टीम अगर होगी तो फिर तो और टेंशन हो रही है हमें सुन के। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा ये सुने। ये टीम जो है ये कैपेबल है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा। इसी तरह से अपना खेलते रहें, कंपेटिटिव रहें और बड़े मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह और यही टीम सिकू हमें मतलब अगर हम यही टीम लेके जाएंगे मतलब वर्ल्ड कप में तो हम कितने पुरुमीद रहे। हम यहाँ चेंजेस की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो रमीज राजा तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि यही टीम होगी एंड परफॉर्म। मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि कल पाकिस्तान, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर वो जीत जाता तो मुझे डर था, हम सब बैठे हंस रहे थे कहीं यही टीम ना वर्ल्ड कप के लिए चली जाए। ये टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं। ऑस्ट्रेलिया के तो बाउंसी ट्रैक्स हैं और तो खेल ही डिफरेंट हो जाएगा। वहां जाकर हम क्या करेंगे, तो आपको प्रॉपर टीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, नाम तो बहुत सारे हैं, मगर क्या आपने उनको पहले क्यों नहीं ट्राई किया कि सीधा लेकर। अब जब इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इसके अंदर 7 मैच हैं, फिर न्यूजीलैंड से आपके 3 मैच है, टोटल 10 मैच है आपके पास, मगर आपको टीम पहले अनाउंस करनी है। आप कैसे करेंगे, आप कैसे बनाएंगे, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो सेलेक्टर हैं उनके, वो कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं कि कौन सा लड़का लेके जाएं कि जो कि अभी से अनाउंस करनी है वर्ल्ड कप की टीम और वो वहां जाके परफॉर्मेंस दे दे। इट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, साथ ही कल एक और भी चीज़ हुई कि क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने भी कोई सवाल किया रमीज राजा साहब से और रमीज राजा को अच्छा नहीं लगा। ये भी सुन किसी को भी नहीं अच्छा लगता, मतलब सुने क्या कह रहे हैं। नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है सर। तो फिर अवाम को तो कौन सी अवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप अवाम को अवाम डिसहार्टेंड नहीं है, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए रमीज सर, अवाम डिसहार्टेंड है। अच्छा, इस सारी बात में वैसे सवाल नहीं मुझे पता चला कि उस जर्नलिस्ट ने किया क्या था, लेकिन रमीज राजा डिड नॉट लाइक इट। ही डिड नॉट लाइक दैट स्टांस एंड ही सेड कि आप तो बहुत खुश होंगे, जो कि अगर इफ सोशल मीडिया इज अ बिट ऑफ अ विंडो तो वहाँ खुशी का। अच्छा, वैसे रमीज राजा ने तो रिएक्ट कर दिया, लेकिन मुझे शोएब अख्तर जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो सबसे अच्छा तरीका है। मतलब वो तो हाइपर होते ही नहीं, वो मतलब वो नहीं हाइपर होते, सुना देते होते हैं, वो कमाल तरीके से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। शोएब अख्तर को कभी आप देखें, अच्छा, बहुत सारे इंडियन शोज में, टीवी चैनल्स पे क्रिकेट तबसरों और तज्जियों के लिए बैठे होते हैं। सो खैर, एनी हाउ, थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस, बिकॉज़ अब हम इस पे मजीद क्या बात करें, मतलब व्हाई शुड वी बीट अ डेड हॉर्स, जो अब तो हो गया, जो होना था। ब्रेक के बाद मिले, अब नहीं दिल तोड़ेंगे मजीद, अपना भी और आपका भी मिलके कुछ और थोड़ी सी और बात करेंगे बाद में, कर लेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम बैक। कोई और बात करते हैं, अभी हमने आपको बराह रास्त भी लेकर जाना है। पहले हम एक खबर कर लेते हैं, तो आपको ये बता दें, हम सुनवाना चाह रहे थे वो खत्म हो गई है। बिल्कुल, इससे फगैर आगे चलते हैं, हमारे पास और बड़ी बातें हैं, जैसे कि जी दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान ने तफ्तीशी हुकाम के साथ ताउन से साफ इनकार कर दिया है और कल JIT का तीसरा नोटिस भी जो है उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इमरान खान को तफ्तीशी हुकाम से ताउन करने की वाज़े तौर पर हिदायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। खैर, आज इमरान खान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश होना है। उन्होंने 12 सितंबर तक अबूरी ज़मानत, जो आपको पता ही है, करा रखी है, और आज है 12 सितंबर। हाँ, लेकिन मतलब एक्सटेंशन आई गेस वो कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आज अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्की सियासत में एक बार फिर -1 की बातें शुरू हो गई हैं। इमरान खान सबसे ज्यादा इमरान खान ही कर रहे हैं बातें, बिल्कुल। और खान साहब जो हैं वो पहले कहते रहे हैं कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की तैयारी हो रही है, और अब इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है।
17 जुलाई को पाकिस्तान पंजाब में 20 बाय इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन अपने साथ, इनके साथ एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरी कोशिश की इनको जिताने की। इंतजामिया तब इनके साथ थी, मिस्टर एक्स ने पूरी मदद की, सबके बावजूद हार गए, इलेक्शन हार गए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना, इसको किसी तरह नाअहल किया जाए। अच्छा जी, नाअहली के साथ साथ ये भी खान साहब ने खदशे का इजहार किया कि पंजाब में उनके MPS को तोड़ा जा सकता है। आपको पता है ना, इससे पहले बातें हो रही हैं, ततार ने ट्वीट भी किया था कि भाई दोबारा से एक मरतबा वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं हमजा शहबाज। खैर, अच्छा, आज के एक्सटेंशन के हवाले से भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खान साहब ने पेश होना है ज़मानत में तौसीक़ के लिए, तो क्या आपका तैयारी है? आज भी प्लान यही है कि अगर ज़मानत इनकी ना एक्सटेंड हुई तो गिरफ्तार कर लेंगे या कुछ रियायत देंगे हालात को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, अगर अदालत जो है वो अपनी ज़मानत का ऑर्डर जो है उसको वापस लेती है या उसे रिजेक्ट करती है ज़मानत को, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब को वहाँ से गिरफ़्तार करना जो है ये तो एक कानूनी तकाज़ा है। ये फ़र्ज़ है उन लोगों का जो वहाँ पे इस मुकदमे का रिकॉर्ड लेके अदालत में हाज़िर होंगे, जो कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार होंगे। ये उनकी लीगल ड्यूटी है कि अगर उनकी ज़मानत रिजेक्ट हो तो उन्हें वहाँ से जो है वो गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करके ला के थाने में हवालात में बंद करें और उनसे जो है वो इस मुकदमे से मुतल्लिक़ जो है वो तफ्तीश मिल लेना है। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत एक साजिश के तहत -1 कर रही है उन्हें, तो उन्हें सियासत से बेदखल जो है बेसिकली करना चाहती है। नवाज शरीफ को भी ऐसे ही माइनस किया गया था, लेकिन उनकी सियासत तो खैर हमारे सामने ये ख़त्म भी नहीं हुई, बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है आपकी पार्टी वो हुकूमत में है। तो ऐसे में खान साहब को माइनस करके उनकी सियासत ख़त्म करने की तवक्को रखना, ये मतलब इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, अगर तो हम ये तवक्को रखें तो फिर बिल्कुल आपका ये कहना बजा है कि ये गैर दानिशमंदी है या हमारा कोई दानिशमंदाना सोच या फैसला नहीं है। लेकिन ये साजिश जो है ये हम कहाँ कर रहे हैं? ये कॉन्स्पिरेसी जो है, ये साजिश जो है, ये तो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये जो इन्होंने तकरीर की है वहाँ पे एक खातून जज का नाम जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे उनको ललकारा है और कहा है कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ये कोई हमारी साजिश थी कि उसके नतीजे में इन्होंने ये वहाँ पे स्पीच की? अब उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने इनको इतना समझाया पहली तारीख पे और इनको कहा कि आपने ये गलती की है, आप अपनी गलती को तस्लीम करें और जो एक तरीक़ाकार है अदालत से माज़रत करना हमेशा जो है वो यानी ये समझा गया है कि उससे कोई किसी की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आता, बल्कि उसमें इजाफ़ा होता है। क्योंकि अगर आप कानून के सामने, अदालत के सामने, इंसाफ के जो है वो पलड़े के सामने जो है वो अपने आप को सरनगू करते हैं, तो ये आपका एक बड़ापन है। लेकिन वो बाज नहीं आए। वो उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे जो है वो इस अदालती कंसेशन से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसके बाद आके जो उन्होंने तकारीर की वो पहले से भी उन्होंने जो है वो बात बढ़ा दी। तो अब उसके बाद अगर वहाँ से अब फैसला इनके ख़िलाफ़ आता है, जो कि आना है, क्योंकि इन्होंने मोहलत मिलने के बावजूद जो है इन्होंने उस मौके को जो है वो ज़ाया किया, तो फिर क्या ये हमारी साजिश होगी? मैं तो समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब अपने आप को माइनस करवाने के लिए कोई साजिश कर रहे हैं और उसमें अगर वो कामयाब होते हैं तो ये उनकी कामयाबी होगी। हमने कोई ऐसा अमल जो है वो नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो खुद ही साजिश कर रहे हैं, लेकिन एक और बहस ये भी है कि कुछ अर्से पहले तक आपको याद होगा कि बजाय माइनस इमरान के पाकिस्तानी सियासत में प्लस नवाज हो जाने की कोशिश है। अगर ये हो जाए तो मामला 5-10 साल पहले वाली जगह पर आ जाएंगे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। सो कोई माइनस नहीं होगा, बस एक एडिशन होगा। ऐसा हो जाए तो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा सर?
देखें, ये कोई प्लानिंग या कोई सोच नहीं थी। ये हमारा शौरी फैसला है PMLN का कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है हम उसमें मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ही जाएंगे और वही हमारी कामयाबी की जो है वो अलामत और ज़मानत होंगे। तो इसलिए इसमें काबिल कबूल होने या ना होने वाली बात नहीं है, ये हमारा फ़ैसला है और इसके लिए हम भरपूर तरीके से जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब भी इस बात को समझते हैं, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे, उसे लीड करेंगे। सही, ये तो फैसला आपने कहा जी। अच्छा चले राना साहब, आप हमारे साथ हैं और चूंकि आप पंजाब के मामलात भी देखते हैं तो ये सवाल आप ही से बनता है कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ क्या हो रहा है, कुछ आप इनसाइड स्टोरी बताएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्सी छीनने वाले हैं, तो ऐसा कुछ प्लान इन द मेकिंग? देखें, मैं आपको एक यानी तरफ इशारा जो है वो कर देता हूँ। ये खिचड़ी पक नहीं रही है, खिचड़ी जो है वो PTI और KU लीग या चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिल के पका रहे हैं। देखें, 186 बंदे इनके पास हैं, एक वोट की, सिंपल एक वोट की इनको अक्सरियत है। 2 बंदे इनसे अलहदा हो जाएं तो इनकी अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। 8 बंदे इनसे अलहदा हो जाएं तो रन ऑफ इलेक्शन में हम कामयाब हो जाते हैं और इनकी अक्सरियत जो है वो हमसे नीचे जो है वो चली जाती है। आप मुझे बताएं कि 186 बंदे, हर बंदे से इन्होंने क्या क्या वादे किए थे और कितने लोगों के साथ इन्होंने उनको वज़ीर बनाने के वादे किए थे। कुछ 40 के करीब तो मुझे मालूम है कि उन लोगों को इन्होंने हल्फन कहा था कि हम आपको जो है वो मिनिस्टर बनाएंगे। अब उसके बाद जो उन्होंने कैबिनेट बनाई है तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि वो लोग जो हैं वो अब दिल से इनसे राज़ी होकर बैठेंगे, या अगर वो कोई कल को कदम उठाएंगे तो वो हमारी वजह से उठाएंगे, या वो हमारे बहकावे में आके उठाएंगे? वो अपनी जो उनकी तजलील हुई है, जो उनसे वादा खिलाफी हुई है, जो उनके काम नहीं हो रहे, जो उनको जो है वो इस वक्त ख़राब किया जा रहा है, तो वो अपनी वजह से उठाएंगे। और अगर वो उठाते हैं और उसका एक अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो हमें पहुंचता है, तो फिर आप ही बताइए कि हम उस फ़ायदे को या उस बेनिफिट को क्यों नहीं लेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। राना साहब कह रहे हैं कि खिचड़ी पक नहीं रही है, ये खिचड़ी तो PTI और KU लीग खुद पका रही है आपस में बैठ के, क्योंकि इनसे मामलात संभल नहीं रहे हैं। इन्होंने हर बंदे से वादा किया हुआ था वज़ीर बनाने का और अब ये वादे पूरे कर नहीं पा रहे हैं। खैर, दिस इज़, यू नो हाउ सैड इज़ दैट, ये जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, जो हुकूमतें अवामी जज्बात की तर्जुमान कहती हैं, ये सब वज़ीर बनने के लिए आते हैं। Yes. मतलब इसमें भी अभी हम आवाम किस धोखे में है? अगर आपको लगता है कि कोई एक से बेहतर है या दूसरा तीसरे से बेहतर है तो प्लीज इस खाम ख्याली से बाहर आ जाएं। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। आपको बताएं कि आज खान साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होना है। अब अयाज अकबर हमारे साथ है। अयाज, बताइएगा, अब वहीं मौजूद हैं, क्या हम आज एक्सपेक्ट करें और क्या खान साहब खुद पेश होंगे वहाँ? जी बिल्कुल, आज जैसे आपको मालूम है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो अबूरी जमानत उनकी 780 जो उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उनको अबूरी जमानत मिली थी, जिसमें 12 सितंबर तक उनको जो ये जमानत है, आज उसकी आखिरी तारीख है, उनको या तो तोसी मिलेगी या जो भी उसका मुस्तकबिल में फैसला होना है, उस हवाले से उनको आज खुद अदालत के रूबरू पेश होना है। इस हवाले से आज अदालत में यहाँ पर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद है, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। पुलिस ने एज यूजुअल जैसे माजी में भी जब वो आते हैं तो पूरा कॉर्डन किया हुआ है चारों तरफ से जुडिशल कॉम्प्लेक्स को, और खारदार तारे लगाई हुई हैं, और उसी तरीके से मखसूस लोगों को एंट्री होगी जिसके इस केस से ताल्लुक़ है। मीडिया के भी वो लोग जो इस केस को कवर कर रहे हैं वो आ सकते हैं, वकला जो इस केस में जो है वो पेश होंगे वो आ सकते हैं, और मखसूस वो लोग जिसकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। रजिस्ट्रार यहाँ पर ATC अदालत के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने यहाँ पर पुलिस को दी हुई है, जो इमरान खान साहब के साथ आकर इस ATC अदालत में पेश होंगे। ये वो मामलात हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि क्योंकि ये 12 तारीख तक तोसी थी और जब इनको ये जमानत मिली है, पूरी जमानत थी, उसमें एक शर्त ये होती है कि जब आपको जमानत मिलती है और इसके साथ साथ
2 और दफात में इनकी जमानत कंफर्म हुई थी, जिसमें ये पुलिस को बताया जाता है कि ये शामिल तफ्तीश भी होंगे। 3 मरतबा जो GIT बनी है इस केस में, इसी पूरी FIR में बुलाया उसने लेकिन नहीं गए। अच्छा, आज कितने बजे एक्सपेक्टेड है इनकी पेशी यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ुद इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होना है, क्या तैयारी है, कुछ बताइए इस हवाले से। अब्दुल्ला, तकरीबन हमारे पास जो इतलात हैं वो तकरीबन 11 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आमद मुतवक्के हैं। बाकी तो आपको मालूम है। अच्छा, 11 बजे अगर मुतवक्के है आमद, तो सिक्योरिटी भी गैर मामूली आपको पता ही है इनकी आमद पे होती है। और अगर राना सना तो बारहा कह चुके हैं कि अगर इनकी ज़मानत मुस्तरद होती है तो फिर इन्हें शायद यहीं से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ नज़र आ रहा है आपको कि ऐसा कुछ है अरेंजमेंट हुकूमत का इन केस इनकी ज़मानत में एक्सटेंशन नहीं होती? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स है ना, इसके जो 200, 400, 300 मीटर चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर इसको सील किया गया है। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत जो है मुस्तरद होती है, उनकी तोसी नहीं होती, तो अक्सरी जो गेट है उसके हवाले से इंतजाम किए गए हैं कि वहाँ पर जो है वो APC वैन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होती है। वहाँ पर ठीक है, इंतजाम किए गए हैं। अयाज, अभी आपका शुक्रिया, आप ज़ाहिर है मामलात कवर कर रहे हैं, तो हम फिर आपसे बात करेंगे और क्या अपडेट है आपके पास। अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं कुछ ही देर में। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, बताएंगे आपको। अच्छा, वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्लड्स नाउ, और जिसको कहते हैं ना मोस्ट प्रेसिंग इशू पाकिस्तान में यही है, डिस्पाइट हमारा थोड़ा सा ऑब्वियसली गम करना क्रिकेट पे एंड ऑल दैट, बट दैट्स ओवर। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है जो चल रही है क्या? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने कल भी टेलीथॉन की, उन्हें बहुत सारे अरबों रुपए के ऐलानात किए गए। इससे पहले भी आपको पता है टेलीथॉन की गई थी, लेकिन अभी तक कोई प्लान वाज़ेह सामने आया है कि वो जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं या हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन फंड्स का क्या कर रही है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में सैलाब मुतासरीन में वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या उनके लिए मॉडल विलेजेस बनेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर कहीं आपको खैमे लगाते हुए या राशन बांटते हुए नज़र आए? मतलब उन पैसों का क्या हुआ है अब तक और क्या होगा? वैसे टू बी फेयर, किसी की कोई प्लानिंग खास अभी तक नज़र नहीं आई कि जो फंड्स आ रहे हैं उनका क्या होना है। सो इट इज़ जस्ट नॉट खान साहब स्पेसिफिक। एनीवे, पहले हम फ्लड्स की बात करते हैं, बाकी बातें सारी बाद में। आपको तो पता है कि मुल्तारीक के बदतरीन सैलाब ने मुतासरीन की ज़िंदगी जो है वो जीरन बना दी है। सैलाबी रेले इस वक्त सिंध में तबाही फैला रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों से ये रेले गुजर चुके हैं वहाँ अब भी कई फुट पानी जो है वो खड़ा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं सैलाब ज़दकान की। फसलें तबाह हो चुकी हैं, मवेशी पानी में बह चुके हैं, टू द काउंट ऑफ मिलियंस। बाय द वे, मवेशियों की अगर हम बात करें, 50 अरब रुपए के मवेशी कह रहे हैं कि आप जरा सोचें। और ये लिटरली ब्रेड एंड बटर, ये जो मवेशी होते हैं फॉर पीपल उधर, दे आर लाइक फैमिली। उसके बगैर गुजारा नहीं है उन लोगों का। सर छुपाने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं है, ऊपर से मच्छरों और सांपों ने भी जाने लेनी शुरू कर दी है। मतलब एक लिटरली हॉरर सिचुएशन जो है, नथिंग इज़ वर्किंग आउट राइट नाउ फॉर देम। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल सैलाब मुतासरीन से मुतालिक गुफ्तगू के दौरान रो पड़े। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। वज़ीर आला इफ यू आर इन्वॉल्व्ड, बेशक आप किसी कैपेसिटी में भी हो या फिर आपको बहुत फिक्र हो एंड दैट इज ऑल यू थिंक अबाउट, तो ये रोने का मकाम है। दिस इज अ ट्रेजेडी। पता है, सिंध में जो एरियल मनाजिर देखे हैं हमने, मतलब ऐसा लगता है पूरा सूबा सिंध समंदर में तब्दील हो चुका है। जो शहरी इलाका है, मतलब इट्स और अभी भी इलाके हैं, और लिटरली आप अगर लोगों से बात करें ना, एक तो खबर न्यूज़ होती है और एक आप अपनी गुफ्तगू से ये तयन करते हैं कि देर आर प्लेसेस, देर आर एरियाज जो कि अभी भी रीचेबल नहीं है, अभी भी कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते। तो लिहाजा अंदाज़ा कर लें, छोटे छोटे देहात, छोटे छोटे पिंड जो कि सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। तो ये वज़ीर आला सिंध क्या कहते हैं? कहते हैं पानी कितने अरसे में उतरेगा? सुनिए सर। हमने एक प्रोग्राम ज़रूर बनाया है कि लोगों को रिहेबिलिटेट करना है। जल्दी हमने
कोशिश करनी है कि हम रबी की फसल दे सकें और हमने अपने इरिगेशन और ड्रेनेज नेटवर्क को और मजबूत करना है। 2010 के फ्लड के बाद हमने FP बंद को 6 फुट ऊंचा किया था, लेकिन इस साल की बारिश में वो 6 फुट ऊंचा करने के बाद 2010 के बारिश फ्लड भी आपको याद होंगे, वो ओवर टॉप हुआ और फिर ब्रीच हुआ। तो हम और इसको मजबूत करेंगे और ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे कि जैसे अभी हमारा ख्याल है कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं ये पूरे बरसात के पानी को निकलने में। अच्छा, साथ ही हम आपको बता दें और ये आप खबर देख भी रहे होंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर हैं और सैलाब से होने वाली तबाही पर हैरान और परेशान है क्योंकि ये एक मैसिव स्केल पे है। A few words to the international community. Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion and counting. That support is entirely necessary. It is not a matter of solidarity, it's a matter of justice. Pakistan has not contributed in a meaningful way to climate change. But Pakistan is one of the most dramatically impacted countries by climate change. It is absolutely essential that this is recognized by the international community, especially by those countries that have more contributed to climate change. Effective justice is now shown by mobilizing massive supports for relief, for rehabilitation or for reconstruction. अच्छा, ये तो कंसर्न नज़र आ रहे हैं, इन्होंने दौरे किए हैं, वज़ीर आज़म ने पर्सनली जाके हेलीकॉप्टर से बहुत से इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी दिया, लेकिन अपने हमारे जो हैं वो नशेमन पर बिजलियाँ गिराने में मसरूफ़ हैं और यही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्हें एक फ़ेक तस्वीर को वायरल करके 600 मरतबा टैग किया गया। UK-8 की आटे के थैले की एक तस्वीर है जो किसी दुकान पर पड़ा हुआ और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि प्लीज़ इस मुल्क को, हमारे मुल्क को एड ना दी जाए क्योंकि ये एड जो है फिर जाके दुकानों में, बाज़ारों में बिकती है, जो कि लिटरली फैक्ट चेक ने ये भी बता दिया कि वो तस्वीर हमारे मुल्क की ही नहीं है। वो 2014 की इंडिया की तस्वीर है, वो हम आपको दिखाएंगे, वो हमारी है ही नहीं, अभी की भी नहीं है, वो सालों पुरानी तस्वीर है और इस फेक न्यूज़ को ऐसे वायरल किया गया है जैसे लिटरली अभी की ये बात हो रही है। साथ साथ आपको वैसे ये भी बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कर्ज़ों के हवाले से वर्ल्ड बैंक और IMF से भी बात करने की यकीन दहानी कराई है, जो कि यकीनन खुशाइंद है और अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी तसलसल के साथ सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ का कहना है कि आलमी बरादरी हमारे मदद कर रही है, लेकिन हमें सिर्फ उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया, उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, स्वात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और हमल झील जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज़ का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। ये सारी सूरत हाल है और दोस्त ममालिक से भी तवातुर से इमदाद मौसूल हो रही है। दुबई से 275 टन खुराक पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अमेरिका ने भी मज़ीद $2 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। मुल्क में हालात दोबारा मामूल पर लाने के लिए दुनिया की मदद सर्टनली इंतहाई अहमियत की हामिल है और ऐसे में जहां हम इम्प्लोर कर रहे हैं दुनिया को कि आप हमारी मदद करें, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं पाकिस्तानी जो दुनिया से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करें। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कर्ज़ों का बोझ कम करवाने की भी कोशिशें रंग लाईं तो सर्टनली बड़ा सहारा मिलेगा।
वैसे कितना क्या माइंडसेट होगा जिसको पता है कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके मुल्क में क्या हो रहा है, और दूसरों को ये कहे कि नहीं नहीं यहाँ इमदाद भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आई वॉन्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम कब तक इतने पोलिटिसाइज रहेंगे, इतनी नफरत, इतने कड़वे हो चुके होंगे अंदर से कि हम ये कहने पे राजी हैं कि नहीं जी हमें ज़रूरत नहीं, हमें ना भेजो क्योंकि यहाँ तो मिसमैनेज होता है, एज इफ पीछे लोगों को ज़रूरत नहीं है। जब हम ये कहने पे राजी हैं कि अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान को हम आग लगा देंगे अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ, तो फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया को ये कहा जाए कि इमरान खान चूंकि वज़ीर आज़म नहीं है इसलिए पाकिस्तान को कोई कुछ ना दे। फॉर दैट मैटर किसी की भी खातिर हम अपने मुल्क को क्यों आग लगाएं भाई? मतलब ये सोचने वाली बात है ना। एनीवे, ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम दादू का ज़रूर जिक्र यहाँ इसलिए करना चाहेंगे बिकॉज फॉर द बेटर पार्ट वो कट ऑफ हो चुका है। दादू को रीच करना और वहाँ एड भेजना बड़ा मुश्किल है। रियाज नरेजो हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी दादू शहर के इंडस हाईवे रोड पर मौजूद हूँ। दादू शहर के अंदर और तहसील 7 के इलाके भांसेदाबाद शहर को जो सैलाब से दरपेश खतरात हैं उस हवाले से अब ताज़ा अपडेट ये है कि इन शहरों को फर्स्ट डिफेंस लाइन और सेकंड डिफेंस लाइन में बांटते हुए प्लान A, B और C के तहत यहाँ पे रिंग बंदों की तमीर का काम शुरू हो चुका है। जो चक पुल के मकाम पर शुगाफ हुआ है, जो शिमला को नालों में शुगाफ हुआ है, उसके नतीजे में जो भांसेदाबाद की 3 यूनियन काउंसिलें और दादू तहसील की 2 यूनियन काउंसिलों के 100 से ज़्यादा देहात हैं जो पानी की लपेट में आ चुके हैं। इसके साथ सिंध का कदीम शहर फक्का जिसमें वो भी पानी के लपेट में आ चुका है। यहाँ पे बहुत शुक्रिया रियाज नरीजो, और भी अपडेट्स हमने आपको देनी है लेकिन अभी ज़रा टाइम कम है। पिछले घंटे में बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक हम बात कर रहे थे फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ की, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें डायरेक्ट दादू से भी बताया था कि वहाँ क्या हालात हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ है। डॉक्टर आयशा, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के कर्ज़ों से मुतालिक बात करेंगे। अब अगर रिलीफ मिल जाए तो क्या ही बात होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान को कर्ज़ों की मुकम्मल माफ़ी दरकार है या पेमेंट और शराइत में रिलीफ चाहेंगे? ये वो सेक्रेटरी जनरल साहब की विजिट बहुत अच्छी रही। उन्होंने देखा पाकिस्तान किस तरह मुतासर बल्कि तबाहकारियाँ जो हुई हैं ये सैलाब की, उन्होंने खुद देखा है और उन्होंने यूएन फ्लैश भी किया है, हमारी मदद करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा उनका जैसे कहना चाहिए विजिट भी अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पाकिस्तानियों के दर्द में वो शरीक रहे हैं, तो वो अपने मुख्तलिफ उन्होंने सजेशंस जो थे, उन्होंने यूएस फ्लैश अपील की बात भी करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये समझते हैं वो कि हम बावजूद इसके कि हम खुद क्लाइमेट चेंज में इमिशन में हमारा कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, हम 0.9% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हम अमंग द लार्जेस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में हैं। तो इस बारे में उन्होंने ये कहा है कि उनका कि IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से के बजाय इनसे कर्जे वापस लो, वही कर्जे हम क्लाइमेट चेंज पे ये फ्लड की रिहेबिलिटेशन ऐसे के क्लाइमेट चेंज से कि ये सेंसिटिव डेवलपमेंट कर सकें, ताकि वो जो एडेप्टेशन हमें करना है क्लाइमेट चेंज से मुतासर ना होने के लिए, हमारे लोगों को सेटल कराना है, स्ट्रक्चर्स बदलना है, क्रॉपिंग पैटर्न बदलना है, हमें ग्रीन एमिशंस को मजीद कम कराना है। तो ये सारी इक़दाम पे वो पैसे लगा सके, ये सजेशन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह IMF के प्रोग्राम में है, हमें कोई इसमें वो नहीं है। अलबत्ता ये बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत गुडविल का जेस्चर है, बहुत अच्छा सजेशन है और इस तरह का डेट स्वैप बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी तो सर्टनली रेस्क्यू रिलीफ का मरहला चल रहा है, लेकिन आपकी टीम ने अपेरेंटली वी होप सो कि ये अंदाज़ा लगा लिया हो कि मईशत को कितना नुकसान हुआ है, कितना असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए पाकिस्तान को कितना वक्त दरकार होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री को बेल आउट देना पड़ेगा, कुछ इस हवाले से शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन हमसे? देखिए, नुकसानात का तो ये बहुत डेविस्टेटिंग सैलाब रहे हैं, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के मवेशी जो कि एक हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक
बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो लाइफ स्टॉक होता है, मवेशी जो खवातीन खासतौर पे देही इलाकों में करती हैं, देखभाल जिनकी करती हैं, वो बड़े बहुत खराब पेरिश हो गए। फिर उसके बाद घर तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, पुल, रोड, स्कूल, यानी तबाही। हमारा इनिशियल एस्टिमेट ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि कोई $1 तक इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो वसाइल मुल्क के होते हैं वो अफेक्टेड होंगे इस सैलाब से। अलबत्ता हम कितनी जल्दी इसकी तबाहकारी सकते हैं, कितनी जल्दी खुद को पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, कितना लोगों को जल्दी इस परेशानी से निकाल के उनके रिवाइवल की तरफ यानी उनके रोजगार के दोबारा चलने की तरफ हम ले जा सकते हैं मुतासिरा इलाकों में, डिपेंड करता है उस पर कि आप मईशत को दोबारा पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमारा एस्टिमेट ये है कि हमारा ग्रोथ रेट इस वक्त 2% से कम हो जाएगा ये सैलाब की वजह से। जो हमारा शरे नमो है GDP का 2% से कम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। अब रही बात ये कि कितनी तेजी में देखें कि अभी तक इनको पानी को ड्रेन करना है, उसके बाद फसल लगानी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर आयशा साहिबा, डेफिनेटली GDP का 2% कम होना, जहाँ हालात वैसे ही इतने बुरे हों, तो डेफिनेटली वो एक गौर करने वाली बात है। अच्छा ये बताएं, बैनुल-अक़वामी इमदाद का फोकस जो है वो सैलाब ज़दगान होंगे, मजमूई मईशत पर भी कोई कोशिश हो रही होगी, लेकिन जिस मामले में कोशिश सिफर नज़र आती है वो है महंगाई में कमी। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुकूमत ने तय कर लिया है कि इस मामले में हाथ ही नहीं डालना और जिस तरह महंगाई चल रही है वो चलती रहेगी, मतलब महंगाई कम होने का कोई चांस है? देखिए, महंगाई जो जिस तरह से बढ़ रही है, ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इसको कंट्रोल किया जाए। और मगर मैं आपको अब हकीकतन ये बताती हूँ, ये जो हालात इस वक्त हैं, देखिए ये जो महंगाई हमारे पास तेज रफ्तारी से बढ़ रही है वो बहुत इस वजह से है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, बैनुल-अक़वामी प्राइसेस कीमतें वो बढ़ी भी रही हैं। और हुआ ये है क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई है, तो वो डिप्रिसिएशन की वजह से भी हमारे यहाँ महंगाई में बहुत कमी हुई है। तो इकोनॉमी को अब स्टेबल करना ताकि रुपए की कदर गिरे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़े कम होने शुरू हैं और होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं हमारे यहाँ इस वक्त महंगाई की। अब उसमें एक मज़ीद फैक्टर जो बहुत बड़ा ऐड हो गया वो ये सैलाब है। सैलाब की वजह से जो खड़ी फसलें गिरी हैं, बह गई हैं साथ, उसकी वजह से, और जो सप्लाई चेन ख़राब हो गई है सारी, उसकी वजह से भी सही जगह पे सही टाइम पे चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। जो इंतज़ामात हैं वो हम कर रहे हैं। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्राइस कमेटीज हैं उनको भी फाइल किया है हमने, ताकि ये जो लोकल ट्रेडर्स हैं ये अपना मुनाफे के चक्करों में और होर्डिंग के चक्करों में कीमतें ना बढ़ने दें। शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा। जो भी आप इक़दाम कर रहे हैं, हकीकत हाल ये है कि आम आदमी, मतलब बुरा हाल तो एक स्टेज थी ना जो हम कुछ इससे पहले तक बयान करते थे, उस बुरे हाल से भी कोई अगली स्टेज होती है तो उस पर पहुंच चुका है। मतलब ये फ़ैसला आप इंसान करता है कि या तो बिजली का बिल दे लें या फिर बच्चों को खाना खिला लें। अच्छा, बुरा हाल जो है ना वो भी बड़े फेजेस में है, इन द सेंस कि सैलाब भी चल रहा है, महंगाई तो पहले से ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अब मुल्क में डेंगू और मलेरिया ने तबाही मचा रखी है। मतलब कि ये अब इतना सीरियस हो चुका है इशू कि ये कोई एक इलाके या एक शहर का नहीं है। कराची से खैबर तक लोग जो है मच्छरों का शिकार बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद आपको बताते चले 2000 से ऊपर चली गई है। ये रिपोर्टेड केसेस है। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हम कंसर्न है। जियो न्यूज़ आपको पता है इस सिलसिले में सेगमेंट्स कर रहा है, आगाही मुहिम चला रहा है। हुकूमतों की ऐसा लगता है कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि हम कोई एक्शन देख नहीं रहे। या तो हम एक्शन देखें तो हम उसकी तारीफ करें और ऑफ कोर्स इंकरेज करें कि और जगहों पर करो। वी आर नॉट रियली सीइंग एनीथिंग। आपको बताएं कि इसके ऊपर एक और भी मुसीबत आ गई है कि कराची के अस्पतालों में, अस्पताल
तो खैर मरीजों से भरी हुई हैं डेंगू के, दैट्स वन थिंग, लेकिन नहीं है लगने के लिए। अस्पतालों को खून के लिए भी शदीद एहतियात जो है उनकी ज़रूरत पड़ गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो खून जो है वो अतिया करें, और ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में बुखार की दवा जो होती है ना, वो जो फीवर रिड्यूसर होता है, वो मार्केट से गायब हो चुकी है। तो ये भी ज़रा आप देखें कि ये इट्स क्रिमिनल फॉर दिस टू हैपन। पंजाब में बिल्कुल बुखार की गोली दस्तयाब नहीं है। 4 हफ्तों से मेडिकल स्टोर्स वाले सप्लाई के इंतजार में। बलोचिस्तान में भी 1 माह से बुखार की गोली का मिलना मुश्किल है। पेशावर में बुखार की गोली के पत्ते की कीमत 17 से 30 रुपए तक हो गई है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि बुखार की दवा की किल्लत के पीछे दवासाज कंपनियां हैं, क्योंकि हुकूमत और फार्मा कंपनीज़ के दरमियान अब तक कीमतें बढ़ाने का फार्मूला तय नहीं हो सका। और डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स ने दावा किया, फार्मासिस्ट ने दावा किया कि इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 100 से ज़ायद ज़रूरी अद्वियात की किल्लत है। लेकिन मसले की वजह से जो भी हुआ है, इसका हल तो हुकूमत को ही निकालना है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी मौक़िफ़ हमने कुछ दिन पहले तक आप तक पहुँचाया था। वो ये कहते हैं कि हम पैनाडोल जो फॉर इंस्टेंस या कोई भी फीवर रिड्यूसर दवा बना रहे हैं, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से सस्ती तो नहीं बेच सकते, व्हिच मेक्स सेंस एज़ वेल। व्हिच मेक्स सेंस, लेकिन कुछ तो इस पे दे हैव टू कम एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुल्क के हालात आप देखें ना। अच्छा, ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी भी हैं फार्मेसीज जो कि ब्लैक में बेच रही हैं कीमत से बहुत ज़्यादा ये सिंपल दवाइयाँ, ये पेनाडोल टाइप। लाहौर का हाल पता करते हैं, उमे फरवा हमारे साथ हैं। उमे फरवा, बताएं कि क्या सिचुएशन है। लाहौर समेत पंजाब के अंदर डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और पंजाब के अंदर अब तक 2000 से ज़ायद केसेस जो हैं डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। जिस तरह से डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके साथ से जो है मौसमी बुखार जो है वो उसके केसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से बुखार के केसेस सामने आए हैं और डेंगू के केसेस बढ़े हैं, इसके साथ साथ देखने में आ रहा है कि बुखार की गोलियाँ बाज़ार से मिलना ख़त्म हो गई हैं। और यही वजह है कि बाज़ार से जब ये मेडिसिन गायब हुई है तो मरीज़ उनके लवाकिन शदीद परेशानी का मुब्तला है। जो स्टोर इंतज़ामिया है, हम उनसे जानते हैं कि क्या सिर्फ बुखार की एक गोली जो है वही दस्तयाब नहीं है, या क्या उसके मुतबादिल गोलियाँ जो है वो मिल रही हैं कि नहीं। तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं मेडिसिन, जैसे पैनाडोल है, ब्रोफिन है, और जो मेरे का सिरप है, गैविस्कॉन, वो 2 महीने हो गए नहीं आ रही। और हालांकि मतलब डॉक्टर ने लिख के भी देता है, अल्टरनेट भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं आ रही कंपनी से, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे पीछे। जी बिल्कुल, आपने मेडिकल स्टोर इंतज़ामिया की बात सुनी कि सिर्फ बुखार की गोली नहीं बल्कि इसकी मुतबादिल गोलियाँ और जो सिरप है वो भी दस्तयाब नहीं है। और दवाइयाँ कमी होने की जो सबसे बड़ी वजह यही है कि जो मेडिसिन बुखार की मेडिसिन थी, इसकी कीमतों में इजाफा होना था। काबीना से मंजूरी के बाद ना होने के बाद से ये देखने में आ रहा है कि जो अदविया साज कंपनियाँ हैं उन्होंने जो गोलियों की सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। और यही वजह है कि लाहौर के तमाम किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाए, वहाँ पर गोलियाँ जो है बुखार की वो दस्तयाब नहीं। थैंक यू उम्मे फरवा, ये सूरत हाल है। सो वज़ीर आला साहब आप भी ज़रा नोटिस लें, वज़ीर आज़म साहब आप भी नोटिस लें, क्योंकि आपकी तो एक्सपर्टीज़ हैं वज़ीर आज़म साहब डेंगू कंट्रोल करने में, और उसको अब तक सब याद करते हैं। सो और ये दवाइयों के मामले पे भी जरा गौर करें, मतलब एक तो डेंगू, सैलाब सब कुछ हो रहा है, ऊपर से मतलब कि पूरा एक प्लान है कि जो मर रहा है वो मरता रहे, क्योंकि दवाइयाँ तो वैसे ही नहीं मिलेंगी। तो ये मतलब A to Z ये एक निज़ाम जो है ये बिल्कुल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। कराची से भी आपको हाल बताते हैं कि क्या है। खाबर खान रिपोर्टिंग। जी, कराची के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर बुखार, जिसम दर्द, डेंगू, मलेरिया समेत मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उसकी हवाले से नायाबी देखने में आ रही है। शहर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स हों या दवासाज कंपनियां जिन मार्केटों में दवा फराहम करती हैं, सप्लाई करती हैं होल सेल पर, उसके बाद मुल्क भर में वो जाती हैं, उसमें कच्ची गली और दीगर मार्केट्स हों, वहाँ पर दवाएँ जो हैं उसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर डेंगू जिस तरह आजकल कराची में फैला हुआ है, मलेरिया जिस तरह फैला हुआ है, डायरिया समेत मुख्तलिफ अमराज की दवाइयाँ हों, सिरप्स हों या प्रोबायोटिक्स हों, उसके वो तमाम के तमाम जो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से वो नायाब हो चुके हैं। जो हमारी दुकानदारों से बात हुई उनका ये कहना है कि जी कंपनियों की जानिब से अद्वियात फराहम नहीं की जा रही हैं। उनका ये कहना है कि जो दवाएँ हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। जो इसकी वजह बताई जाती है, 2 वजूहात हैं। एक तो जो सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैमाने पर जो इमदादी कार्रवाई की गई हैं और जो फौरी तौर पर उनकी दवाओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि जो निजी इदारे हैं, जो NGOs हैं और जो फलाही इदारे हैं, उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में अद्वियात ख़रीदी हैं, जिसके बायस जो है वो अद्वियात का यहाँ पे शॉर्टफॉल आया है। तो दवासाज कंपनियों का कहना है कि जी हम वहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं तो इस वजह से वहाँ पर शिफ्ट किया है, और जैसे ही वहाँ से डिमांड कम होगी तो मार्केट में जो बाकायदा से इसकी सप्लाई कर दी जाएगी।
शुक्रिया तखावर। ये सारी सूरत हाल है और अक्रॉस द कंट्री, मतलब अभी मैं पढ़ रहा था साद ईदी जो कि एक महीने से लिटरली बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और वहाँ इस दौरान वो एक पेट्रोल पंप पे सोते थे, वहाँ रात बसर करते थे सारा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद, और उनको भी डेंगू हो गया है और उनकी सेहतियाबी के लिए भी हम दुआ गो हैं। इससे पहले आपको पता है उनैत लाखानी मरहूम डेंगू इसी तरह सैलाब मुतासरीन की मदद के सिलसिले में ही वो कैंपेन में थे और फिर वहाँ पे डेंगू का शिकार हुए। तो हमारे बड़े शहरों में ये हाल है जहाँ पे एज सच कोई तबाही नहीं है सैलाब की, तो आप सोचिए कि क्या हशर होगा उन इलाकों में जहाँ कहीं अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, कोयटा से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहाब उमर हमारे साथ हैं। शहाब बताइए क्या सूरत हाल है? आज कोयटा में रवान साल के दौरान अब तक डेंगू के 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनकी हिस्ट्री है कराची और दीगर शहरों से यहाँ पे आए थे जिनको तिब्बी इमदाद फराम की गई। इस वक्त जो डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक है वो मकरान डिवीज़न के अजला केच और ग्वादर में हैं जहाँ पे रोज़ाना डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रवान साल के दौरान अब तक केच में 2600 से ज़ायद डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि ग्वादर में 350 के करीब जो डेंगू के केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मर्द, ख़वातीन और दीगर उम्र के अफराद जो हैं वो शामिल हैं। और तशवीशनाक बात यह है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उसकी शदीद किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं, तीमारदार हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो डेंगू के ट्रीटमेंट, उसके अलावा जो बुखार खांसी की जो दवाएं हैं वो कोयटा में भी जो है उसकी किल्लत का सामना है और सूबे के दीगर बेशतर अजला में भी इसकी शार्टेज है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो मेडिकल स्टोर्स मालिकान उनका कहना है कि जो ऊपर से जो माल की सप्लाई है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनके भी मुश्किलात का जो है सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जो शहरी हैं उन्होंने सूबे हुकूमत से मुतालबा किया है कि चूँकि मकरान में जो डेंगू की जो सूरत हाल है, बाकी इलाकों में भी जो सैलाबी सूरत हाल के आबाद से मुख्तलिफ जो अमराज हैं वो फैल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो अद्वियात की फराहमी है उसको यकीनी बनाई जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हों। जी अच्छा जी, पेशावर जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक हमें अपडेट करेंगे। कोयटा की सूरत हाल आपने जान ली, पेशावर में क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में, ओवर टू अबू बकर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा मरीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 2000 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज़ जो है वो मर्दान, चारसदा और नौशहरा में सामने आ रहे हैं। जहाँ डेंगू से मुतासरा मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात भी नायाब हो चुके हैं और अगर चंद एक मेडिकल स्टोर में मिल भी रहे हैं तो कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया है। बुखार की गोलियों का एक पलता जो है 17 रुपये से बढ़कर 30 रुपये का हो गया है और इसी तरह दीगर जो अद्वियात डेंगू बुखार में इस्तेमाल होती है तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। दूसरी जानब अगर हम हुकूमती इक़दामात की बात करें तो ना होने के बराबर है। डेंगू से मुतल्लिक अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। शहरी काफ़ी मायूस है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो हुकूमत जो है अद्वियात में इजाफे और जहाँ किल्लत है अद्वियात की तो इसका नोटिस ले और दूसरी जानिब डेंगू वायरस से मुतल्लिक इक़दामात भी शुरू किए जाए। जी पेशावर में भी अद्वियात की किल्लत का सामना है, वहाँ भी पर्टिकुलरली वो जो फीवर रिड्यूसर, बुखार कम करने वाली दवाएं हैं वो बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। जिसके बारे में पहले कोई सोचता भी नहीं था वो तो घर में वैसे ही पड़ी होती है। अच्छा मतलब हम सोचते हैं ना कि हम तवज्जो दिलाएं हुक्मरानों की कि ये मसला देख लें, ये मसला देख लें। एक मसलों का अंबार है, एक मसलों का अंबार है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सिस्टम का अगर कोशिश भी कर रहा है कोई सिस्टम को चलाने के लिए तो वो कोशिश नहीं एज सच कामयाब हो रही है और वो कोशिश कामयाब होना बड़ा मुश्किल भी है क्योंकि वो हाल हुआ है इस मुल्क का, अल्लाह माफ़ करे, कि बस अल्लाह ही चला रहा है। अल्लाह ही चला रहा है वैसे तो। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में ये ज़रूर सोचिएगा ये जो सारे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की है ना, ये बड़े शहरों से बात की है जहाँ सप्लाई के कोई इश्यूज़ इस तरह नहीं चल रहे, वहाँ चीज़ें फिर भी पहुँच जाती हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो इलाके जो कि ख़त्म हो गए हैं जहाँ वैसे ही कोई ट्रांसपोर्टेशन आप पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है, उनकी अपनी भी छोटी छोटी पिंडों में जो क्लिनिक्स और फार्मेसीज होती हैं दे हैव नथिंग राइट नाउ। और ये बेस मतलब कोई जान बचाने वाली अद्वियात नहीं, हम बेसिक बुखार और जिस्म में दर्द की दवाओं की मतलब कोई बुखार से मर जाए सिंपल चीज़, तो ये तो एक डबल अफसोस की बात है। ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको बताएं कि मुल्क में सैलाबी, क्योंकि हम सैलाब पे ही अभी बात करेंगे, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की वजह से तमाम फलाही इदारों ने अपनी तवज्जो जो है वो ऑब्वियसली इस तरफ कर दी है और मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद के लिए दर्जनों तंजीमें जो हैं और इदारे भी मैदान में अमल में मसरूफ़ हैं। और आपको बताएं कि अखुवत फाउंडेशन भी उनमें से एक है, जिसकी वैसे तो शोहरत की वजह जो है वो आम अफराद को बिलासूद कर्जों की बिल्कुल फराहमी है, लेकिन अखुवत इस वक्त जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में बिल्कुल मसरूफ़ है। से मसरूफ़ है जब मतलब लिटरली उतनी अवेयरनेस नहीं थी। सबसे पहले बलोचिस्तान जब तबाही के दहाने पर पहुंचा था और तबाह हुआ था, तब से अखुवत मैदान अमल में मौजूद है। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आप सर्टनली बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, इतनी ज़िम्मेदारी है आप जैसे लोगों पर। बताइए, बेरोज़गार अफराद के लिए वैसे तो आप लोग रोज़गार के मौक़े फराहम करते हैं, उनका बंदोबस्त करते हैं, लेकिन ये जो इस बार तजर्बा रहा है सैलाब ज़दगान का, कहाँ कहाँ पहुँचे, कैसे कैसे लोगों के काम आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अखुवत दुनिया में कर्ज हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और अब तक हम 40 लाख घरानों को छोटे कर्जे कारोबार के लिए दे चुके हैं या ज़राअत के लिए, जिससे वो अपनी मेहनत करते हैं और फिर जो गुर्बत से निकलने का मौका मिलता है। सैलाब के दिनों में हम खुसूसी तौर पर रिलीफ का काम करते हैं। शुरू में रिलीफ से मुराद यह है कि हम लोगों को खाना पहुँचाना, पका हुआ खाना खिलाना, राशन बैग्स देना या कैश इमदाद देना या मेडिकल कैंप्स लगाना और खैमे प्रोवाइड करना और फिर उनको कुछ कपड़े देना। तो इस साल अभी तक हम तकरीबन इस सैलाब के दौरान 35,000 ख़ानदानों को चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में ये या तो राशन बैग दे चुके हैं जो 5-6 हज़ार रुपये का है या 5-6-7 हज़ार रुपये की कैश रकम फी ख़ानदान दे चुके हैं। मेडिकल का और खैमों का और कपड़ों का और अद्वियात का जो है वो हिसाब इससे अलहदा है। यानी हमने 35,000 ख़ानदानों से मोहब्बत और भाईचारे का जो रिश्ता है वो कायम किया है। अब तक तो हमारी यही कार्रवाई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये और बढ़ेगी। लेकिन हमारा असल मतमे नज़र सिर्फ रिलीफ नहीं है, क्योंकि खाना पीना या ये आर्जी रिहाइश तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, कुछ दिनों के लिए इनको मिल जाएगी। असल मसला यह है कि इनको हमने रिहेबिलिटेट कैसे करना है। तो अब हमारी असल थिंकिंग ये है कि इस रिहेबिलिटेशन के मरहले को किस तरीके से हम आगे लेके चलें। चैलेंजेस डेफिनेटली बहुत हैं। डॉक्टर अमजद, ये बताइएगा कि अखुवत फाउंडेशन का एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा मजबूत नेटवर्क मुल्क भर में मौजूद है। अब तक आपके सामने जो कुछ आया है, आपकी नज़र में किन इलाकों में हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ फौरी ज़रूरत किन किन चीज़ों की है? अभी तक जो मेरी मालूमात हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें इमदाद जो है वो सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सिंध के इलाकों में जानी चाहिए। उसके बाद फिर बलूचिस्तान तो ऑब्वियसली सबसे पहले हिट हुआ था, वहाँ पर तो हमें मदद करनी ही चाहिए। जनूबी पंजाब में जो कि एक्सेसिबिलिटी आसान है, इसलिए बहुत से लोग पहुँचे हैं। उधर कालाम वगैरह में भी, बहरीन मदीन में भी बहुत से लोग पहुँचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी ज़रूरत या उनका नुकसान या उनका दुख कम है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक उनको मदद मिली है। लेकिन सिंध के जो मुख्तलिफ कस्बे हैं और अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ पर पानी खड़ा है, मच्छर है, मलेरिया है, अद्वियात की ज़रूरत है, नेट्स की ज़रूरत है और खाने की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है। तो हमें उन अपने भाइयों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सेसिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तबाही तो हर जगह आई है, लेकिन लोग बहुत सी जगहों पे पहुंच सकते हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं, खासतौर पे सिंध के कस्बे, जहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। तो डेफिनेटली ज़रूरत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन लोगों के कारोबार तबाह हो गए, फसलें ख़त्म हो गई, मवेशी बह गए, जो रोज़गार के ज़राए थे वो तमाम बह गए, सैलाब की नज़र हो गए। क्या सपोर्ट और दीगर कोशिशें फौरी तौर पर लोगों के लिए किसी नेमत से सर्टनली कम नहीं है, लेकिन जिस नौयत की तबाही है इसमें महीनों भी लग सकते हैं रिकवर करने में, इवन पानी उतरने में। लॉन्ग टर्म मंसूबे भी होने चाहिए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग?
जी, असल में तो हमारा काम ही लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी है। मैंने आपको कहा कि रिलीफ का काम तो चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा या हो रहा है। असल रिहेबिलिटेशन है, मुस्तकिल आबादकारी है। जब ये वापस अपने घरों को जाएंगे तो क्या होगा? इनको हमें घर बना के देने हैं, इनको हमने माल मवेशी खरीद के देना है, इनको हमें ज़राअत में अपनी खाद बीज के लिए बंदोबस्त करना है, इनके जो कारोबार बह गए हैं उनको हमने रिस्टोर करना है। तो अखुबत का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और ये तमाम लोग बड़े बाइज़्ज़त बावकार लोग हैं, ये भिखारी नहीं हैं, ये भीख नहीं लेना चाहते। तो हम इनको कर्ज़े हसन देंगे, बगैर सूद के छोटे छोटे कर्ज़े, जिनसे ये घर बनाएंगे और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो करेंगे। अब तक आपको पता है कि अखुबत 180 अरब रुपए की रकम पाकिस्तान में 40 लाख घरानों को दे चुका है। तो ये घराने भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मैंने खुद ज़ाती तौर पर मसाजिद में बैठ कर इनसे डायलॉग किया। ये कहते हैं हम 1000, 2000, 2500 रुपये महीना बआसानी किस्त दे सकते हैं। आप हमें लाख रुपए तो दे दो, हमारा घर तो बन जाए, हमें खूब पनाह तो मिल जाए, हम अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाएंगे? तो ये असल मसला है कि इनके घर बनाने हैं। और हर पाकिस्तानी से मैं ये कहूँगा कि अगर उसका घर सलामत है तो वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए अपने घर की ज़कात के तौर पर, सदक़े के तौर पर ही दे दे, ताकि ये इन लोगों के घर बने और वो पैसे जो वापस आएंगे वो और लोगों के घर बनाने के काम आएंगे। तो ये एक तरक्याती अमल है, हम इसको एक भीख और गदागरी ना बना दें और इस तरीके से इनकी इज्जत नफ्स जो है वो भी बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। फाउंडर अखुवत फाउंडेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छी ये बात है कि जो कायम दायम हैं, ब्लेस्ड हैं, खुदा ने उनको बहुत कुछ दिया है, वो ज़कात की मद में इतने पैसे 1-2 लाख रुपए निकालें क्योंकि इतने की ज़रूरत है। आधा मुल्क जो है 1/3 इज़ अंडर वाटर और ये वो जगह हैं जहाँ ऑलरेडी कुछ ख़ास होता नहीं था। अब अगर उनको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए तो ज़रा कोई बेहतरी लाए जाए ना, या फिर उनको उन्हीं चीज़ों में वापस भेज दिया जाए। यूजुअली लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं तो उस दिन जुमे के खुतबे में भी यही मैंने बात सुनी और मौलवी साहब कह रहे थे कि भाई रमज़ान से पहले इस वक्त एक्चुअल ज़रूरत है लोगों को, इस वक्त एक्चुअल ज़रूरत है लोगों किया जाए। और वैसे भी मतलब रमज़ान में तो मतलब एक ट्रेंड ही है ना, वरना तो आप पूरे साल जब चाहें जब आप देखें ज़रूरत है तो निकालें। एक तस्वीर जिस पे बहुत सी जमा गोइयाँ हुई, अब इसकी खोज लगाने की कोशिश की है बहुत से लोगों ने। सो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जब तक तस्दीक ना हो जाए किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने से आप सैलाब ज़दगान को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। एलिजिडली ये तस्वीर भारत में खींची गई सोनी के एक मॉडल कैमरे से 2014 में और उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे सिंध में किसी दुकान की तस्वीर है जहां पर एड में दिया गया आटा फरोख्त हो रहा है। मतलब ये मॉरली इज सो रॉन्ग। ये जो कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक जगह वी आर टॉकिंग टू पीपल लाइक अमजद साकिब जो इतनी खिदमात हैं, नज़र आ रहा है कि यहाँ मुल्क में क्या तबाही है और किस चीज़ की ज़रूरत है, और वहाँ उनको निगेट करने के लिए, ये सारे कामों को निगेट करने के लिए, दुनिया में ये तासुर देने के लिए कि यहाँ एड भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो सारा बिक रहा है। एक झूठी तस्वीर पे ये प्रोपेगेंडा जिस पे 600 बार UN सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं उनको टैग किया जा रहा है, यानी उनको भी ये तासुर दिया जा रहा है कि क्या कर रहे हो इधर आके, यहाँ तो ये सारा हाल है। अच्छा पता है क्या, कौन लोग हैं जो ये अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी हो भी रही हो तो आप दुनिया के सामने अपने गंदे कपड़े तो नहीं धोके बता रहे होते कि देखो हम ये हशर कर रहे हैं तो हमारे लोगों की मदद ना करो। ये तो नहीं किया जाता। अच्छा, ये पहले नहीं किया जाता था, ये अब शुरू हुआ है सिलसिला। अच्छा, और ये जो ट्रेंड्स है ना, ये वो सिमिलर अकाउंट्स, वो एक ही वर्डिंग में जैसे किसी को बताया हो कि जी इसको वायरल किया जाए, फेक चीज़ों को, ठीक है आपको तो एक डायरेक्टिव मिल गया कि जी इसको वायरल करो, लेकिन ये कौन नौजवान हैं, ये कौन लोग हैं जिनको पता है कि ये गलत चीज़ है एंड दे आर स्टिल डूइंग दैट। ये सोचने वाली बात है कि आपको पता है आपका मुल्क जो है डूबा हुआ है एंड यू आर स्टिल डूइंग इट, तस्दीक भी नहीं कर रहे जी, कुछ भी कोई कहे इसको वायरल करो। बगैर तस्दीक के तो आपको पता है जो रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन बगैर तस्दीक के बात आगे ना बढ़ाने की कितनी तलकीन की गई है हमारे मज़हब में भी। तो लिहाजा अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रा ट्विटर पे जाएं और आपको सब समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पता है कुछ विजुअल्स आ रहे थे मीरपुर खास के पर्टिकुलरली कि वहाँ बारिश हुई है दोबारा और सैलाब मुतासरीन जो खैमों में आबाद थे वो अपने खैमे छोड़ने पे मजबूर हो गए क्योंकि बारिश दोबारा से इन इलाकों में जहाँ ऑलरेडी तबाही मची हुई है
और हशर नशर कर रही है लोगों का। अच्छा जी, कराची में जी इन दिनों आपको पता नहीं है तो बता दें, इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। और इस पर सितम ये है कि शहर में दिल खोल कर लोड शेडिंग हो रही है। ओ हो जो पहले हुई हो। रात को होती है ना 2 बजे या 1 बजे या 3 बजे, खून खोलता है उस पे। तो शदीद किस्म की गर्मी है और बिजली की बंदिश का क्या आप कह सकते हैं कितना हो चुका है दौरानिया जो है वो 4 से 14 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गया है। सुना बिल्कुल, शहरी तो तिल मिला रहे हैं। और मच्छरों का तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उधर क्या सीन है कि लोग ना घरों में बैठ सकते हैं, गर्मी इतनी है बाहर तो बैठ ही नहीं सकते ना, बाहर तो मरने वाली हालत है, आप जा ही नहीं सकते बिकॉज मच्छर आपको अटैक करेंगे। और तो ऐसे में लोग शेडिंग की जाती रही तो कराची वाले कहाँ जाएंगे ये समझ नहीं आ रहा। मौसम की क्या भाई सिचुएशन रहने वाली है, बारिश की भी कोई तवक्को जाहिर की जा रही थी, खैर उससे भी डर ही लगता है। अब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, अब 2-4 दिन से कराची में जो गर्मी पड़ रही है, बेइंतहा गर्मी है सर। जून जुलाई का लिटरली ऐसा मौसम होता है, मतलब कोई आपको अनयूजुअल लग रही है या फिर ये एक्सपेक्टेड आपको लग रहा है कि ऐसा ही होता है? कराची की असल में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है सी ब्रीज पे ना ज़्यादातर। तो पिछले 2-3 दिन से इंडियन गुजरात के आसपास हवा का एक कम दबाव बना हुआ था, जो कि अब उसकी शिद्दत में कमी आ गई है, इसलिए कि एक और हवा का कम दबाव तश्कील हो गया है जो इस वक्त ईस्टर्न इंडिया पे मौजूद है। लेकिन ये जो गुजरात पे बना हुआ था इसने सी ब्रीज़ को एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया था, तो उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर चल रहा था। एक दिन तो 40 से ऊपर टेम्परेचर चला गया, दूसरे दिन भी इसी तरह 39-40, 2 दिन इस रेंज में रहा। कल तो 36 समथिंग रहा। और लेकिन चूंकि अच्छा चले ये तो हो गया, अब ये भी बता दें कि बारिश जिसका हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि और क्या करें, तो बारिश का भी कोई इम्कान है होने का? देखिए ये जो मैंने जिक्र किया ना कि ईस्टर्न इंडिया पर एक हवा का कम दबाव मौजूद है और उससे पहले इंडियन गुजरात पर, इधर वेस्ट साइड पर इंडियन गुजरात पर एक हवा का कम दबाव था, जिसके ज़ेरे असर हमारा जो साउथ ईस्ट सिंध है, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पिछले 2-3 दिन से हो रही है हल्की हल्की बारिश, कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियानी इस टाइप की, लेकिन वो उन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद रही है। और एक्चुअली ये जो पीछे एक और बना है जो इस वक्त ईस्टर्न इंडिया पर मौजूद है, शदीद दबाव है हवा का, डिप्रेशन, शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिल तो होगा लेकिन उसकी मूवमेंट आगे हो रहेगी और सेंट्रल इंडिया और फिर वेस्टर्न इंडिया पर जब राजस्थान वगैरह पर पहुँचेगा तो फिर इम्कान बनेगा, यानी आप कह लें कि मंगल के दिन कराची में दोपहर में या शाम में फिर इम्कान होगा हल्की बारिश का है, कोई इतनी बहुत तेज़ बारिश नहीं है। और वही मंगल के दिन इम्कान है हल्की तेज़ बारिश का। शुक्रिया आपका सरदार साहब। अभी हमारे पास खबर है और ख़बर अच्छी नहीं है ऑलरेडी, मतलब मईशत का बुरा हाल है। अब जिस पे भी जिम्मेदारी डालनी है आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के हवाले से डाल सकते हैं, क्योंकि यही हो रहा है ना। तो बताना ये है कि इंटरबैंक में डॉलर जो है वो फिर महंगा हो गया और इस बार 1 रुपये 82 पैसा महंगा हुआ है डॉलर इन इंटरबैंक। तो कुछ दिन पहले 2 रुपये हुआ था, अब 1 रुपये और हो गया है। तो कराची में आपको हमने बताया था इससे पहले कि शदीद गर्मी पड़ रही है, शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है और इस पर लोड शेडिंग का अजाब। डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक इमरान राना हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब फरमाइएगा, इस बार क्या मसला हो रहा है सर? गर्मी पड़ना जैसे ही शुरू हुई है दोबारा से लोड शेडिंग ने तंग कर दिया है। ये बात दुरुस्त है कि बारिश के दौरान और बारिश के बाद बिजली की जो सप्लाई है पिछले स्पेल में वो काफ़ी बेहतर रही है। और ताहम आपको मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने एक रीसेंट पेशन गोई की है, उसके मुताबिक जो बारिश का अगला स्पेल शुरू होने से पहले मौसम की शिद्दत में अचानक उसमें इजाफा हुआ है और उस के नतीजे में बिजली के जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो भी कदरे बढ़ा है। आम हालात में जो गैप होता है वो तकरीबन 200 से 300 मेगावाट के दरमियान होता है, लेकिन जैसे ही मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है तो ये डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो बढ़ता है और बढ़ के 450 से 500 मेगावाट तक को भी टच कर सकता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो शॉर्टफॉल है वो अनफॉर्चुनेटली दिन के 24 घंटों में जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से दिन के औकात के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली रात के औकात में भी हमें कुछ मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग करना पड़ती है, ताकि पावर और का जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसको मैनेज किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लोड शेड का जो दौरानिया है वो किसी भी इलाके में अगर वो मुस्तस्ना इलाके हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग का ये भी बताइएगा इमरान साहब कि अब ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लोगों को बिजली मिले ना मिले बिल दबा कर मिल रहे हैं,
तो ये कब ये एडजस्टमेंट जो है जिस रिलीफ का ऐलान होता है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन को वो भी नहीं मिलता, तो ये सिचुएशन कब बेहतर होगी? जो 300 यूनिट वाला रिलीफ था वो तो सुना है, बस वो बातें ही हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आई थिंक इम्प्रेशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम रिलीफ पास ऑन करने पे यकीन नहीं रखते। मैं आपको बताता चलूँ कि बिजली के बिलों में इजाफे की एक बड़ी वजह जो है वो आपकी बात दुरुस्त है कि FCA जो है फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, उसमें बैन अवी कीमतों में इजाफे की वजह से बेतहाशा इजाफा हुआ था। और कराची के सार्फिन के लिए बताता चलूँ कि हमें एक लंबे अरसे से, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा है, कि हमें इंपोर्टेड गैस मिल रही है अपने पावर प्लांट पर बिजली की प्रोडक्शन के लिए, जिसकी कीमत मुकामी गैस के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। अगर कि इलेक्ट्रिक को आज इस मौके पे अगर हमें इंपोर्टेड गैस के बजाय मुकामी गैस की कीमत जो है SSGC अगर वो चार्ज करता है, तो बिजली के जो बिल हैं उसमें FCA का जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने सार्फिन के उनको रिलीफ फ्राहम करने के लिए जो जून का एक हाई बिल आया था, FCA के इम्पैक्ट आया था इंटरनेशनली फ्यूल की जो बहुत होशरबा कीमतों में इजाफे की वजह से, उसको कस्टमर्स को रिलीफ देने के लिए पहले 200 यूनिट तक और नॉन TOU कस्टमर्स को FCA जो है उन्होंने उसने रिमूव किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसको बाद में 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट तक कर दिया गया और सार्फिन की जो कैटेगरी थी वो नॉन TOU सार्फिन ही रखी गई, जिसके नतीजे में तमाम पाकिस्तान की जो बिजली की तकसीमदार कंपनियां हैं बशके इलेक्ट्रिक, उन्होंने आपको पता ही है राना साहब के डेंगू मलेरिया ने क्या हशर किया हुआ है। अब खिड़कियां दरवाजे तो लिटरली खोल, घर को बंद किया हुआ है ऐसे जैसे सील पैक किया हुआ है। लोड शेडिंग भी होती है उस पर, वो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास मौसम बेहतर करने के लिए। तो लोड शेडिंग में कमी की तवक्को शहरी क्या रखें या ना रखें? हमारी कोशिश तो ये होती है कि बिजली की जो फराहमी है उसको 24 घंटों में मैक्सिमम वक्त के लिए उसको फ्राहम किया जा सके और उसमें बंदिश जो है वो कम से कम आए। हमें ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एज ए बिज़नेस हमारे पास कोई बिजली को स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं है। हम जितनी बिजली बना सकते हैं उसको मैक्स आउट करते हैं और उसको अपने सार्फिन तक पहुँचाते हैं। ये बात भी मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि हमारे 2 पावर प्लांट्स हैं साइट के एरिया के अंदर जो कि मुकामी गैस से चलते हैं और वो काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट जो है वो बंद हैं और वहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अगर वो कुदरती गैस 130 MMCFD के इलेक्ट्रिक को फ्राहम की जाए तो उससे बिजली के जो सप्लाई है उसमें कम से कम हम 200 मेगावाट तक मज़ीद उसमें बेहतरी ला सकते हैं, जिससे बिजली की जो बंदिश का दौरानिया है उसको काफ़ी हद तक कम करने में हमें मदद मिल सकती है। थैंक यू आपका इमरान राना साहब। ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। कराची में बाय द वे फिर बारिश की तवक्को है, होपफुली अंडर कंट्रोल ही रहे जो भी बारिश हो। यू कैन सी यू टुमारो।